हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। और कल जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री होती है केमिस्ट्री के दिन के जाता है पदार्थों का। तो आज हम पढ़ाई करेंगे, आज हम बात करेंगे पदार्थों के बारे में। पदार्थ क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पदार्थ के बारे में, सब्सटेंस के बारे में कि सब्सटेंस क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या होता है। तो पदार्थ यानी सब्सटेंस तो वह वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हो तथा जो जड़त्व के नियम का पालन करती हो, जड़त्व के नियम का पालन करती हो और जिसे महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ या द्रव्य यानी सब्सटेंस कहते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि वह वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जो जड़त्व के नियम का पालन करती है और जिन्हें महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब होता है वेट। तो अगर मैं अपने द्रव्यमान की बात करूं तो मेरा जो द्रव्यमान है वो 58 kg है। और आप देख सकते हो कि मैं अगर खड़ा हूं तो मैंने कुछ स्थान घेर रखा है, तो मैंने स्थान घेर रखा है तो मैं स्थान घेरता हूँ। मैं जड़त्व के नियम की पालना करता हूँ। जड़त्व क्या होता है कि जब आप कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, या अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भारी बल ना लगे। और मुझे महसूस किया जा सकता है, जैसे अगर लाइटें चलेगी और मैं आवाज दूं तो मुझे महसूस किया जा सकता है कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझेंगे कि लोकेश बोल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं भी एक तरह से क्या हूँ, पदार्थ हूँ। जैसे इस मार्कर की बात करते हैं तो इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ये मार्कर भी अगर मैं हाथ पर रखता हूँ तो ये कुछ स्थान घेरता है, इसको भी छूकर महसूस किया जा सकता है और ये भी जड़त्व के नियम का पालन करता है। तो इसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया, जितने भी जीव जंतु पानी, आप ये पेन पेंसिल रबड़ है, बोर्ड हो गया और हवा इत्यादि, तो इन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हो और जो जड़त्व के नियम का पालन करती हो और जिन्हें छूकर महसूस किया जा सके, तो वह सब क्या है, पदार्थ है। अब देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है, फिजिकल स्टेट के आधार पर और कंपोजिशन के आधार पर। मतलब कि एक तो उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर और एक उसकी संगठन के आधार पर। ठीक, मैं लिख देता हूं। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये दो प्रकार से किया जाता है। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, और सेकंड किया जाता है संगठन के आधार पर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट
फिजिकल स्टेट के आधार पर और कंपोजिशन के आधार पर, कंपोजिशन। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने उतार लिया होगा ये। अब बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। मेन रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, जो चौथी और पांचवी होती है। चौथी होती है प्लाज्मा होती है और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बट हम जो मेन रूप से अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं ठोस का, लिक्विड का और गैस का अध्ययन करते हैं। तो अभी बताते हैं कि ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं। वैसे आपने ठोस, द्रव, गैस के बारे में 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है या तीन अवस्था में बांटा गया है। कौन कौन से? ए ठोस, बी द्रव और जो थर्ड है वो है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वैसे 2 और होती है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बट हम उसका यूज इसमें नहीं करते, हम मेन रूप से तीनों का अध्ययन करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी बता देता हूँ कि इनके क्या गुण होते हैं ठोस, द्रव, गैस के। तो आप देख लो और नोट कर लो कॉपी के अंदर। ठीक है, अब देखो ठोस, फिर होता है द्रव, और फिर गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें अगर पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं इनके अंदर फोर्स की, बल। तो आप जैसे जानते होंगे कि जो अणु होती है उनके मध्य 2 बल कार्य करते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। जब अणु के मध्य आकर्षण बल लगता है तो अणु पास पास में आ जाते हैं और वो कठोर हो जाते हैं, और जब प्रतिकर्षण बल लगता है तो अणु दूर दूर चले जाते हैं और वह क्या बोलते हैं, जो मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो बल क्या होता है। अगर आकर्षण बल, ध्यान रखना, अगर आकर्षण बल ठोस के अंदर क्या होता है कि आकर्षण जो बल होता है अणुओं के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है प्रतिकर्षण बल की तुलना में। मतलब ठोस के अणुओं के अंदर क्या होता है कि जो आकर्षण बल होता है वो प्रतिकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो इसका आकार होता है, जैसे देखो ये कोई एक पात्र है जिसके अंदर अगर ठोस, जैसे ठोस है तो ठोस के अणु बहुत पास पास में होते हैं इस तरह से। तो ठोस के अणु के बीच में क्या होता है कि रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अगर मैं द्रव की बात करूं तो द्रव के अंदर जो बल होता है वो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज्यादा तो होता है, लेकिन ठोस की तुलना में कम होता है। तो जो आकर्षण बल है वो ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा होता है प्रतिकर्षण बल से। जो आकर्षण बल है वो प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होता है, लेकिन इसकी तुलना में कम होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसके जो अणु होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और इस तरह से। ठीक है, और गैस के अंदर क्या होता है कि जो आकर्षण बल होता है वो प्रतिकर्षण बल की तुलना में कमजोर होता है। मतलब कि प्रतिकर्षण जो बल होता है वो आकर्षण बल से ज्यादा होता है। आकर्षण बल होता है वो, आकर्षण जो बल होता है वो छोटा होता है प्रतिकर्षण बल से। इसलिए क्या होता है कि जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ये को यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं।
और अब जैसे मैं इनकी बात करूं, इनके आकार की, इनके आकार और आयतन की, सेकंड अगर पॉइंट बात करें आकार आयतन की, तो इनका जो आकार होता है, ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। जो द्रव होता है उनका आकार अनिश्चित होता है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इनको जिस पात्र के अंदर डाला जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और गैस का आकार की बात करें तो वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। फिर जैसे बात करते हैं आयतन की, ठोस का अगर आयतन होता है तो ठोस के अणु क्या पास पास होते हैं, इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इसका आयतन भी निश्चित होता है। और इसका आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का जो आयतन होता है ना वो निश्चित होता है, ये ध्यान रखना। आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसमें अणु ज्यादा दूर दूर नहीं होते, तो इनका आयतन का जो आयतन का मापन किया जा सकता है। और जो गैस होता है उसका आयतन अनिश्चित होता है। गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ उनके गलनांक क्वथनांक की। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक की बात करते हैं तो ठोस के गलनांक और क्वथनांक दोनों बहुत ज्यादा उच्च होते हैं, क्योंकि मेन रीजन ये है कि इनके अणु पास पास होते हैं, तो इनको क्या तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो ज्यादा होते हैं। गलनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं। इसके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं, द्रव के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो ठोस की तुलना में ठोस से कम होते हैं। और जो गैस के हैं, गैस के सबसे कम होते हैं, वो ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम होते हैं। ठोस के गैस के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह इन दोनों की तुलना में कम होते हैं। मैं यहाँ पर एक तरह से ये चीज देता हूँ। ठीक है, इनके जो गलनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं। अब जैसे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ठोस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, मार्कर हो, पेंसिल हो गई, लोहा हो गया, ये सभी क्या ठोस है। अगर मैं द्रव की बात करूं, लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड के एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे पानी, दूध और तेल। इसी तरह और भी हो सकते हैं। और जैसे गैस की बात करूं, गैस के एग्जाम्पल की बात करूं तो जगह ही गैस के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। गैस के जो एग्जाम्पल होते हैं वो अगर मैं बात करूं तो वो हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ठोस द्रव और गैस आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह देख लें और कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इनका मतलब, ये ठोस द्रव गैस अवस्था भी क्या होती है कि आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकती है। तो कैसे चेंज होती है वो देखते हैं हम। अब क्या होती है कि जैसे जैसे जो ठोस है, ठोस, द्रव और गैस, ये क्या होती है तीनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे ठोस से क्या द्रव बनाया जा सकता है और द्रव से गैस, गैस से वापस द्रव और द्रव से वापस ठोस बनाया जा सकता है। कैसे, जो समझो, जैसे आपने बर्फ देखा होगा, जैसे बर्फ, ये क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, फिर पानी देखा होगा, ये क्या होता है, द्रव होता है। और फिर आपने देखा होगा जैसे वाष्प देखी होगी, वाष्प, ये क्या होती है, गैस होती है। तो क्या होता है, जब बर्फ को आप गर्म करते हो, जब बर्फ को आप उष्मा देते हो, तो बर्फ क्या होगा,
इसके अणु जो होते हैं वो क्या होंगे, थोड़े दूर दूर जाएंगे, जिससे वो लिक्विड में बदल जाएगा। मतलब क्या करते हैं, उष्मा देने पर जब आप इसको टेम्परेचर देते हो, जब इसको आप टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है कि ये बर्फ से पानी में चेंज हो जाता है, मतलब द्रव में चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका उष्मा देने से क्या होता है कि जो इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो टूट जाता है, और क्या होता है कि अणु दूर दूर चले जाते हैं। फिर बात करते हैं पानी की, तो पानी को भी जब आप टेम्परेचर देते हो, मतलब कि जब आप इसको उष्मा देते हो तो क्या होता है कि पानी के अणु भी क्या होता है कि इनके भी क्या आकर्षण बल, जो दुर्बल आकर्षण बल होता है वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है, और वह गैस में बदल जाती है, यानी वाष्प में बदल जाती है। और फिर जैसे आपने वाष्प होती है, वाष्प बदलने के बाद भी जब यह ऊपर वायुमंडल में जाती है तो बारिश होती है, और बारिश से वापस द्रव बनता है, द्रव से वापस आप इसको बर्फ बना सकते हो। मतलब क्या होगी, जैसे वाष्प बन गई, अब वाष्प को आप वापस पानी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम कर दो। जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा कि वापस क्या होगा, अणु क्या पास पास में आएंगे, जिससे वो लिक्विड में बदल जाएगा, और अगर टेम्परेचर और कम कर दे तो वो किस में चला जाएगा, वो बर्फ में जम जाएगा। मतलब कि ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो सकती है। मैं इसको एक सही तरह से आपको समझा दूं। ठीक है, तो अब देखते हैं ताप के प्रभाव कैसे पड़ता है ठोस द्रव गैस पर। तो देखो, जब ठोस है, जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, टेम्परेचर दूंगा मैं इसको, तो क्या होगा कि इसके जो अणु होंगे, जैसे इसके अणु इस तरह से, एक देखो कि अणु पास पास में होते हैं, ये इसके अणु पास पास में। जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, मतलब इसको उष्मा दूंगा, जब मैं इसको उष्मा दूंगा तो क्या होंगे कि ये अणु जो है ना दूर दूर हो जाएंगे, अणु थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, जैसे कि इस तरह से, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इस तरह से थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो टूट जाता है, तो ठोस से क्या बदल जाएगा, द्रव बदल जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। और अब जैसे मैं द्रव को भी और अगर ताप दूं, टेम्परेचर दूं, तो इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। इसके अंदर भी क्या होंगे, अणु और दूर दूर जाएंगे, क्योंकि इसका आकर्षण बल भी टूट जाएगा, और किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कि वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा अगर पानी लिया है तो। ठीक है, तो वह ताप जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक बिंदु या क्वथनांक बिंदु। तो ये हो गया। अब क्या होगा, देख, जब इनका ताप कम करता हूं, जैसे देखो ये गैस के अणु इस तरह से दूर दूर है, इस तरह से दूर दूर है, जब इनको क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, मतलब इनको एक तरह से ठंडा करते हैं। ठंडा करते तो क्या होता है कि अणु क्या होता है, पास पास आने लगते हैं, ये अणु इस तरह से थोड़े थोड़े पास पास आने लगते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। और जब इसको और ठंडा किया जाता है, मतलब इसका टेम्परेचर और कम किया जाता है, तो ठोस में बदल जाता है। मतलब कि क्या किया कि अगर टेम्परेचर कम करते हैं, अगर टेम्परेचर कम करते हैं, या टेम्परेचर कम किया तो क्या गैस किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी, और द्रव का अगर टेम्परेचर कम किया तो वह ठोस में बदल जाएगी। ठीक है, एरो का मतलब, इसका एरो का मतलब तो है ज्यादा, और नीचे डाउन, इस एरो का मतलब होता है कम। ठीक है, तो बदल जाती है। तो वह बिंदु जिस पर गैस द्रव में बदल जाती है उसे अशांक बिंदु कहते हैं। और वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाती है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या ठोस से द्रव, द्रव से गैस। लेकिन एक होती है कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, वो होती है उदरपातन। इसको उदरपातन कहते हैं। जब टेम्परेचर दिया जाता है, इतना टेम्परेचर दे इसको, ठोस को इतना ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर दे कि वो द्रव में परिवर्तित ना हो और सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे उदरोत्पादन कहते हैं, सब्लिमेशन, उदरोत्पादन प्रक्रिया। ठीक है, तो इस पर क्या होता है कि ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जब आप आरती करते हो तो आपने कपूर का यूज किया होगा, कपूर। जब आप इसको, ये क्या होती है, ठोस होती है, व्हाइट व्हाइट गोल रंग की होती है। जब आप इसको जलाते हो, जब आप इसको उष्मा देते हो तो ये किस में बदल जाती है, धुएं में बदल जाती है, मतलब कि गैस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। इस प्रकार इस पर ताप का प्रभाव होता है। ठीक है, इसको अशांक बिंदु कहते हैं, अशांक बिंदु। तो ये हो गया इस पर ताप का प्रभाव।
अब इसी प्रकार इस पर होता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, पहले हमने पढ़ा था ताप का प्रभाव, अब हम पढ़ रहे हैं दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव कैसे होता है? जैसे कोई गैस है, ये अणु दूर दूर है, ठीक है, ये अणु ऐसे दूर दूर है, लेकिन जब इसमें प्रेशर लगाता हूं, दाब लगाता हूं, हाई दाब लगाता हूं, तो क्या होता है कि ये क्या अणु पास पास में आ जाते हैं। जैसे ये गैस है और जब दाब लगाता हूं तो अणु क्या थोड़े पास पास आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, यानी द्रव बन जाता है। और जब इसमें भी अपन दाब लगाते हैं तो ये ठोस में बदल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाता है। अब बात ये होगी फिजिकल स्टेट के आधार पर। अब हम बात करेंगे संगठन के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर। पहले हमने बात कर लिया फिजिकल स्टेट के आधार पर, अब हम बात करेंगे संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर कंपोजिशन, ठीक है। तो संगठन के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। संगठन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मतलब इनको संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस, और अशुद्ध पदार्थ सेकंड होता है अशुद्ध पदार्थ, जिसको मिश्रण भी बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं इम्प्योर या मिक्सचर, ठीक है। तो अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की अगर बात करते हैं ना, तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके सभी संगठन, पदार्थों का संगठन समान होता है और स्थायी होता है। वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित व स्थायी होता है। उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है और वे स्थायी होते हैं। वे क्या होता है? स्थायी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो, आपने पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं और जितने भी क्या है यौगिक है, वो सभी क्या शुद्ध पदार्थ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसकी बात करूं तो सभी तत्व वे उनके यौगिक है। जैसे देखो, जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्लोरीन, कार्बन, और यौगिक की बात करता हूं तो CH4H2O। ये सभी क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ के बारे में थोड़ा ये भी दो प्रकार के होते हैं, बता देता हूं कौन कौन से, फिर अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे। तो शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनका क्या होता है? संगठन निश्चित होता है और जो स्थायी होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व और सेकंड होता है यौगिक। इसको बोलते हैं एलिमेंट्स और इसको बोलते हैं कंपाउंड्स। इसको बोलते हैं कंपाउंड्स। तत्व क्या होते हैं? तो तत्व की बात करते हैं तो मतलब वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण, मतलब कि कण की बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणु
एक ही प्रकार के आयन या एक ही प्रकार के अणु होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण, कण मतलब हो सकता है वहां पर परमाणु या अणु या आयन, होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। उन्हें तत्व कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें तो परमाणु, पहले क्या लिखा है? परमाणु। तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी तत्व में आते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने लिखा अणु, तो जैसे देखो H2, O2, Cl2, ये सब क्या है? अणु है जो एक ही प्रकार से, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, क्लोरीन क्लोरीन से मिलकर बना है। तो ये क्या है? तत्व है। अब बात करते हैं यौगिक की। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। क्या होते हैं यौगिक? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। उन्हें यौगिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक कहते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे देखो H2O, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो H2O। H2O किससे मिलकर बना है? एक ऑक्सीजन परमाणु है और एक हाइड्रोजन, और एक तो ऑक्सीजन परमाणु है और एक हाइड्रोजन परमाणु। इसके अंदर दो परमाणु है, अलग अलग दो तत्व है। ठीक है, जैसे HCl हो गया, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, ये सभी देखो अलग अलग से मिलकर बना है। जैसे CO2 की बात करते हैं, कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना आता है। ठीक है, तो ये तत्व और एलिमेंट्स हो गए, तो ये शुद्ध पदार्थ हो गए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है अशुद्ध पदार्थ और इसके प्रकार। अशुद्ध पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका संगठन अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वायु, आपने देखा है वायु के अंदर बहुत सारी गैसें होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, अलग अलग होती है। तो ये क्या होता है? अशुद्ध। ये क्या होती है? अशुद्ध होती है। अलग अलग गैसों का इसके अंदर मिश्रण होता है, पता ही नहीं होता कौन सी गैस कितनी मात्रा में होती है। ठीक है, और जैसे देखो मैंने लिया जल व चीनी का विलयन। जल व चीनी का विलयन, तो ये क्या अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध, ये मिश्रण है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो अशुद्ध पदार्थ है मिश्रण, वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण।
अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण है जिसमें संगठन एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले होते हैं, एक दूसरे में घुले होते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। वह पदार्थ वह मिश्रण जिसमें पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या समांगी मिश्रण क्या होते हैं? कि वह मिश्रण जिसमें जो पदार्थ होता है, जो संगठन होता है, वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित होता है। मतलब अगर एक दूसरे में घुल जाए तो हम पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा मिश्रण है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे नमक और जल। आप जल के अंदर नमक को घोल दो तो वो समांगी मिश्रण बन जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है। या जल प्लस चीनी या चीनी प्लस जल, ये भी एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है। जैसे अगर वायु की बात करते हैं तो वायु के अंदर भी गैसें क्या होती है? पूर्ण रूप से मिश्रित ही होती है। ठीक है, हम पता नहीं लगा सकते कि इसमें कौन सी गैस है। ठीक है, तो ये समांगी मिश्रण। अब एक और इसका प्रकार होता है, वो होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, कौन सा मिश्रण? विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण तो वह मिश्रण जिसमें पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, उन्हें विसमांगी मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसमें पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, उन्हें विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है विसमांगी मिश्रण? वह मिश्रण जिसमें पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे आपने दाल देखी होगी, तो दाल के अंदर दाल भी होती है, उसके अंदर कंकर भी होते हैं, तो उनको हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये दाल है और इसके अंदर कंकर है। मतलब कि क्या इनका मिश्रण जो है उनको अपन ऐसी तरह से पहचान सकते हैं, वो पूर्ण रूप से घुले हुए नहीं है। तो दाल व कंकर हो गया। जैसे आप एक चीनी ले लो और नमक ले लो, चीनी व नमक का मिश्रण, तो आप आराम से पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी चीनी है, कौन सा नमक है। तो इस प्रकार ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये अभी खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार क्या होता है कि पदार्थों को बांटा गया है। ठीक है, इस प्रकार इनका दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, फिजिकल स्टेट के आधार पर और कंपोजिशन के आधार पर। तो ये वीडियो खत्म करते हैं और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना। थैंक यू।